नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ जीनत सिद्दीकी और मायावती। इस पूरे इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा वो बीएसपी रही है। यूं तो विधानसभा में लंबे समय से बाहर है और लोकसभा में डबल जीरो। प्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आज मैंने आपका ट्वीट देखा और उसके बाद मेरे मन में सवाल आया कि जो मैं सोच रही हूँ कि आप भी वही सोच रही हैं। बीएसपी सच में चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही थी या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए? नहीं, देखिए, मायावती अब कितना कंप्रोमाइज्ड है, मैं विदाउट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या मेरे कुछ सोर्स के जरिए पता हो तो मैं बोलूं, ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आप एक सियासत के छात्र की तरह से देखेंगे तो जनरल सी बात है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि यूपी में अखिलेश यादव या सपा को कैसे रोका जाए। ठीक है, सपा को हराना उनकी प्रायोरिटी होगी, न कि कांग्रेस को हराना उनकी प्रायोरिटी होगी, न कि बीजेपी को, क्योंकि उनका कोर वोटर बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला है। बीजेपी में 2014 और 19 में 10-5% उनके कोर वोटर को जो छीना, वो इसलिए कि ये उस स्तर पे जाके फाइट नहीं की। पहली बात तो ये कहना कि ये बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है, ये थोड़ा मुझे लगता है ये सतही एनालिसिस है ना। ये जरूर है कि अखिलेश को हराएंगे तो कोई जीतेगा, तो उस हराने में बीजेपी जीत जा रही है या बीजेपी को जो फायदा हो रहा है, बीजेपी की तरफ से उनको जो लाभ मिल रहा है, ये है कि उन पे उस तरह से अटैक नहीं कर रही है, जो कि बीजेपी की अपनी कार्यप्रणाली है, ईडी सीबीआई और सरकारी तंत्रों के जरिए वो नहीं कर रही है। तो इससे भी लोगों के मन में जो ये चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी की ये भी टीम बनी हुई है, हालांकि बीजेपी को जिताने के लिए वो भी टीम नहीं है। अब आइए दूसरी बात, 2019 और 2024 के चुनाव में मायावती के हैरेस होने का फायदा सपा कैसे उठा ले गई, और इस कैंप ये पूरा 2024 का चुनाव कांग्रेस और सपा के कैंपेन टीम की जीत है। ये अब ब्रांडिंग के नजर से समझिए, ब्रांडिंग में ये कहावत है कि आप दो तरफा वार करते हैं। अपने को अच्छा आप तब प्रेजेंट करेंगे जब सामने आपको एक रावण खड़ा करना होता है। ठीक है, तो इन लोगों ने 400 पार एक नारा दिया, जो कि नारा अपने आप में कंप्लीट नहीं था। तो कंप्लीट नहीं था तो लोगों में कंफ्यूजन हुआ। जैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो तमाम तरह के अफवाह सच्चाई के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ कि इन्होंने 400 पार का नारा दिया, तो उसमें जो दलित समुदाय है या जो कमजोर वर्ग है उसको लगा, यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग भी इस कदर वो एकजुट होकर वोट नहीं देता, वो डर गया, उसे डर हुआ कि अरे बाप रे बाप, ये तो 370 हटा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब इस डर में 400 पार का आप नारा देते हैं तो वो अहंकार के रूप में कन्वर्ट हो गया, और इस भय में कांग्रेस और इन लोगों ने जो एक पूरा वो कैंपेन चलाया संविधान को लेके, आरक्षण चला जाएगा, ये कैंपेन मारक हो गया। और अब आइए आप देखिए सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के डाटा को। मैं बार बार कह रहा हूं, पोस्ट पोल सर्वे की डाटा आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, 56% गैर जाटो दलित वोट इंडिया गठबंधन को गया है। 16% फॉरवर्ड क्लास का, अपर क्लास का वोट किसको गया है? इंडिया गठबंधन को गया है। मैं यूपी का आंकड़ा बता रहा हूं। अब ये बताइए कि जो अपर क्लास एकजुट होके इनको वोट देता था, वो टेक्निकल वोटिंग इस बार कर गया, अपनी एक जाति को दिया और उन्होंने सीट निकाल दी, और 56% लोग मायावती को छोड़ दिए। मायावती ने ये सोचा था कि उनकी करीब 10 से 12 सांसदों की टीम है और 10 से 12 ऐसी सीट पे मुस्लिम के साथ यदि जाटो और अन्य जातियां एकजुट हो जाती हैं तो मेरी सीट निकल जाएगी।
इसमें ये सोचना कहीं बुराई नहीं थी, लेकिन चूंकि कैंपेन अखिलेश यादव का और कांग्रेस का ये था कि मायावती बी टीम है, वो नीचे तक चला गया है ना, वो नीचे तक गया और उसका साइड इफेक्ट हो गया। अब आइए इसका नुकसान क्या होगा आगे भविष्य में मायावती की पॉलिटिक्स का। उन्होंने एंड टाइम पे आकाश को भी बैक स्टेज कर दिया। ये भी मैटर चला गया कि भैया क्या वजह है, क्या डर के आकाश अटैकिंग मोड में थे तो मायावती पीछे चली गई, ये भी तो है। हालांकि मायावती बहुत कैलकुलेटिव लीडर है, उन्होंने उनका अनुभव ये जरूर बताता होगा कि वो क्या, लेकिन कई बार क्या होती है उम्र के एक पड़ाव पे आने के बाद भय बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, या हम और आप दीपक तले अंधेरा भी होता है। कई बार आदमी खिलाड़ी चूक रहा हो तो सब उसे समझाते हैं कि वो नासमझ खिलाड़ी है, चूक होती है, ये चूक हुई है, ये भयंकर चूक हो रही है मायावती से। इसीलिए मुझे लगता है कि अब आकाश की वापसी होगी, क्योंकि नगीना सीट से आप चंद्रशेखर आजाद का जीत, अब खतरे की घंटी बढ़ रही है। 56% गैर जाटा वो चला गया किधर, सपा को, और एक बार वोट आपके पास से छिटका तो फिर छिटक ही जाता है, ये बहन जी को खूब पता है। इसमें मैं अच्छा हुआ आपने चंद्रशेखर का जिक्र किया। चंद्रशेखर को लेकर तो आकाश भी बहुत अटैकिंग रहे हैं कि बहुत ऐसे आए गए, बहुत आते जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जीतते हैं। और वो भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पे लाइव भी किया था और अपनी बात भी रखी थी। और हमेशा ये माना गया प्रकाश जी की चंद्रशेखर का उभार जो है वो दरअसल मायावती के लिए ठीक नहीं है, बीएसपी के लिए ठीक नहीं है। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? नहीं, ये तो बात सच है कि कोई भी नहीं चाहता कि अपना कंपटीटर खड़ा करना, लेकिन ये मायावती के लिए खतरा नहीं है। चंद्रशेखर का उभार मायावती के उत्तराधिकारी के लिए खतरा है। मायावती को तो जो पाना था वो पा चुकी हैं, बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और क्या चाहिए। अब उम्र के इस पड़ाव में प्रधानमंत्री के अलावा उनको कोई बहुत पोस्ट का लालच नहीं होगा, है ना। हालांकि इसमें खतरा क्या है कि उनकी पार्टी की संभावना, अभी मायावती की एक ही इच्छा होगी कि मेरा उम्र है, इस उम्र में बिना केस मुकदमा में फंसे, बिना सजा कोई पाए, यदि लालू जेल जा सकते हैं तो संभावना कुछ भी बन सकती है। हाँ, तो शरीर, हालांकि बताते हैं लोग कि उनको डस्ट तक से एलर्जी है। तो ऐसे हालात में आप भय समझिए, बार बार कहता हूं, ख्वाब और खतरा व्यक्ति को ड्राइव करता है, मोटिवेट करता है कोई भी डिसीजन में जो इंडिविजुअल लेवल पे ली जाती है। तो आप जितना आसान समझती हैं डिसीजन, चाहे जो भी चर्चा में ये समझ रहा हो कि 2 दूना 4 होता है, तो सियासत में 2 दूना 4 तो कभी होता ही नहीं है। उसके बहुत सारे अपने निजी फैक्टर हैं। अब ये बताइए, इस उम्र में जो भागदौड़ लालू यादव को करना पड़ा, लालू यादव को समझना पड़ा, क्या वो 10-10 घंटा ईडी के सामने या सीबीआई के सामने मायावती बैठ सकती हैं? और उन पे ये सहज आरोप लगना बहुत स्वाभाविक है। उनको उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप और नोटों की माला पहनने और इन सब का जो छवि उनकी गढ़ी गई, तो उस छवि के तहत उन पे आसानी से चिपक भी जाता है। तो ऐसे हालात में उनका इस तरह के निर्णय लेना मैं स्वाभाविक समझता हूँ। इसमें उनकी पार्टी के बाद का जो उत्तराधिकारी है वो कितना लड़ाकू है, वो पार्टी को आगे किस स्तर तक ले जाना चाहता है, उसके लिए उसमें त्याग की क्षमता और जूझने की ताकत कितनी है, उसका उद्देश्य कितना बड़ा है, फ्यूचर प्लानिंग कितनी माइक्रो लेवल पे है, जनता से संवाद करने के लिए, उनके मुद्दों पे संघर्ष करने के लिए सड़क पे उतरने की क्षमता कितनी है, ये निर्भर करता है। लेकिन प्रकाश जी, फ्री हैंड नहीं मिलेगा आकाश को। अगर हमने देखा उन्होंने कैंपेनिंग की और जबरदस्त थी, मतलब लोगों ने पसंद किया। ये तो पब्लिक डोमेन में है उनकी सारी स्पीचेस और
उसके बाद उन्हें बुला लेना और ये कहना कि अभी इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। ट्वीट भी हमने पढ़े हैं। तो क्या या तो मायावती कानूनी प्रक्रियाओं से, जाँच से डर रही होंगी। इस वजह से उन्होंने आकाश को भी स्वाभाविक है। सेव कर लिया, आकाश को भी सेव कर लिया, ठीक है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी 3 बारी से यूपी की सत्ता से बाहर है। लोकसभा में वो डबल ज़ीरो हो गई, विधानसभा में उसके पास 1 विधायक है और अगर यही रहा, तो कहीं भविष्य में 27 में भी विधानसभा में उनका शून्य ना हो जाए। तो इतना भी क्या आप बच-बच के चलेंगे कि आप खाली हाथ रह जाएँ? नहीं, अब ये तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपने उस बीच में लीगल एस्पेक्ट्स जो लाया है, ये बहुत बड़ा रोल करता है ना? मैं बार-बार कहता हूँ, जिस आदमी का जीवन पूरा संघर्ष में बीता हो सड़क पे, ठीक है, अचानक एक मिड एज में आती हैं और मुख्यमंत्री बनती हैं और वो पूरा सुख-सुविधा, सहूलियत के साथ रहीं। अब अचानक फिर सड़क पे आना पड़े, तो आप समझिए, आपका बॉडी एसी के काबिल जब बन जाता है, फिर धूप में जाने में बड़ा दिक्कत होती है ना? सियासत भी वही है, ठीक। अब रही बात, आपने जैसे कहा आकाश को फ्री होल्ड नहीं मिला। आकाश को कम से कम अचानक बिना संघर्ष किए ये सुविधा तो मिली कि आप पार्टी के उतने बड़े स्तर पे पहुँच गए। क्या नरेंद्र मोदी को पहली बार जब वो पार्टी में जुड़े होंगे, उनको फ्री हैंड मिल गया कि जाइए प्रधानमंत्री बन जाइए? याद करिए कि 2014 में उनका नाम घोषणा होने से सबसे अधिक आडवाणी ही अड़ंगा डाल रहे थे। तो नेता तो वही है ना जो विपरीत परिस्थिति में उभर के आए। चंद्रशेखर को कौन सा सहूलियत मिल गया? कैसे सांसद बन गया? क्या उसको कोई सहूलियत मिली? तो लीडरशिप तो तभी तो देखी जाती है ना जब विपरीत परिस्थिति में आप निर्णय लेते हैं और आप आगे बढ़ के काम करते हैं। क्या जब आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक चालों को समझ नहीं सकते हैं, जबकि आपका पूरा जीवन राजनीतिक परिवार में बीता हुआ है, फिर कैसे आप उनको मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो पूरे प्रदेश को कैसे मैनेज कर लेंगे? विपक्षी दलों से कैसे जूझ लेंगे, जब आप परिवार में नहीं जूझ पा रहे हैं तो? आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा मायावती जी ने एक चिट्ठी लिखी नतीजों के अगले दिन, एक जी, नोट जी। था, जिसमें वो ये कहती हैं कि मुस्लिम समुदायों को लेकर खास तौर से, मुस्लिम प्रत्याशियों को लेकर वो कहती हैं कि हम बीएसपी ने सबसे ज़्यादा इन्हें मान-सम्मान दिया और अब सोच समझ कर इन्हें टिकट दिया जाएगा। अब अब ये डराना, ये धमकाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप ज़मीन पर कितना आई, आप कितना लड़ी, आपने कितना भरोसा जताया, आपको बीजेपी की बी टीम कहा गया, आप आकाश आनंद को वापस ले जाती हैं। तो आप कहाँ लड़ती हुई नज़र आई? इतने बड़े-बड़े मुद्दे हुए देश में जिसमें इस समुदाय को आपके बोलने की ज़रूरत थी, आप खामोश रहीं। तो वही मैं आज कह ये रहा काम क्यों? हूँ, यही बहन जी का स्टाइल है। आप देखिए ना कि 2 मिनट में कल डीएम गए और तीसरे मिनट में वो ट्रांसफर कर देती हैं। अधिकारियों को उनका तुनक मिजाज होना कोई स्वाभाविक, तभी मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि बहन जी के निर्णय में आप बार-बार उनके व्यक्तित्व को झाँकिए, खंगालिए, उनकी स्थिति परिस्थिति को समझिए। क्या एक मैच्योर तो नहीं कहना चाहिए, मतलब क्या एक कोई घाघ जो भी सियासतदान है, वो इस तरह का ओपन कमेंट कर सकता है कि इनको टिकट दिया जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा, जो मायावती ने लिख के दे दिया, बोल दिया? कर सकता कुछ है लोग कोई? कह रहे थे कि उनकी उनकी चिट्ठी भी शायद दिल्ली से गई है। नहीं, अब इस तरह से तो मज़ाक करना, ये माँ बहन जी का स्टाइल रहा है। आप बचपन से मैं देख रहा हूँ कि जब भी वो सीएम बनती हैं, उनके निर्णय देखिए कैसे होते हैं। सारे अधिकारी डरे रहते हैं कि कब उनका गाज गिर जाएगा। यूपी में अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए मायावती ही जानी जाती थी। हुँ, हुँ, तो उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। हुँ, उस व्यक्तित्व को आप 2014 के बाद से जोड़ के मत समझिए। हुँ। मैं बार-बार यही कहना चाह रहा हूँ कि मायावती को आप ये सोच रहे हो कि डरा के हम ये कर लेंगे, नहीं, वो डर सिर्फ स्वाभाविक रूप से सकती हैं कि कानूनी यार अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। वही मायावती आज पुराने अपने उम्र में होती, पुराना शरीर उनका वो होता, तो आपको लगता है कि ऐसे होती?
साइकिल और पैदल से उनके संघर्ष गाथा को देखिए। लेकिन इस उम्र में क्या वो अब साइकिल पैदल से चलेंगी? नहीं। और ऐसी परिस्थिति में लालू संघर्ष कर लेते हैं, इसीलिए लालू के बेटे स्थापित हो गए। लालू जाके चले गए, संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए लालू के बेटे स्थापित हो गए। बार बार मैं कहना चाह रहा हूं, बहन जी संघर्ष की होती, बहन जी के साथ मुस्लिम गया होता और आज स्थापित होती। ठीक तो बात है। निर्णय तो आपको अपने के रूप में करने होते हैं। नहीं, और फिर वो जो एज वाली बात है, अब प्राइम मिनिस्टर की एज आप देख लीजिए और उनका पैशन देख लीजिए। इसलिए कि उनको उनका पैशन और एज दोनों की स्थिति परिस्थिति पे भी तो डिपेंड है। हाँ, ये भाई के रूप में सुख के साथ रह रहे हैं और पावर का एक अलग नशा होता है। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। लेकिन 2024 का भी अपना लोकसभा जब आया है, सीट तो नहीं आई लेकिन 9.39% वोट रह गए सर बीएसपी के, जिसका अपना 19 से 20% कोर वोटर है यूपी में, जिसका अपना वोटर इतना है, जो कि अब 9% रह गया। और विधानसभा में एक सीट आई थी तब 12.88% वोट मिले थे। आपको लगता नहीं कि अब आत्ममंथन करने की जरूरत है बीएसपी को? क्योंकि बीएसपी को लोग चाहते हैं, ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी संख्या है जो मायावती को पसंद करती हैं और चाहती हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अब आए। आप अतिशयोक्ति न हो, यदि मायावती सही तरीके से फाइट कर गई, 2027 में आपने एक सीट कहा है, 2027 में पासा न पलट दें वो, शायद आपको अतिशयोक्ति लगेगा। क्योंकि वापसी के साथ साथ पहली बार दलित सिंपैथाइज होगा। यदि एक भी चूक अखिलेश से हो गया इन 2 सालों में, तो गैर जाटव दलितों के लिए आप समझिए। अयोध्या सीट मैंने आपके से भी शेयर किया था कि पासी को टिकट दिया था उन्होंने जनरल सीट पे, है ना, अखिलेश ने। तो ये जो डिसीजन हुए हैं, अब यूपी का जो युद्ध होगा वो बहुत ही 27 का भयंकर युद्ध होगा। क्योंकि अब मायावती के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई होगी। और ध्यान रहे, यहां भी जाटव और गैर जाटव दलितों के अस्मिता का सवाल होगा। बहन जी, जाटव और गैर जाटव दलितों के बीच में अस्मिता के सवाल हैं। आप बहन जी को ये समझ रही हैं कि जेल भेज दिया जाएगा या डरा के, तो बहन जी को पता है कि उनपे हाथ लगाने की किसी सरकार की क्षमता नहीं है, नहीं है। आप समझिए, वो डर रही हैं अपने स्वभाव से, अपनी शारीरिक परिस्थितियों से, हो सकता है कहीं बीमार हो, तमाम चीजों को समझिए। दूसरी बात, मुलायम सिंह के साथ जो हुआ कहीं उनके साथ ना हो जाए, ये भी भय होता है। आप एक महिला के रूप में भी देखिए कि उन्होंने कितने तरह के आरोप झेल के अपने संघर्ष जीवन में पाए हैं, कितनी तरीके के धोखे खाए होंगे, कितनी बदनामियां झेली होंगी, कितना शरीर तपाया होगा इस धूप में, तब जाके वो चीज हासिल की हुई है। और अचानक सत्ता चली जाए तो क्या अखिलेश यादव ने जैसे मुलायम सिंह यादव से पार्टी ले लिया, कहीं उत्तराधिकारी ले लें तो मरने के दिन तक सत्ता में जो रहा हो, जिसने पार्टी खड़ी की हो, और वो अपनी पार्टी से पार्टी सत्ता से बाहर है तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पार्टी ही हाथ से चला जाए फिर उनको क्या होगा? ये इस माइक्रो एनालिसिस कीजिए, इस तरह से सोच के, तब आपको लगेगा कि बहन जी का डर क्या क्या है। तो बहुत शॉर्ट में आप बीएसपी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बहुत शॉर्ट में क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं बीएसपी का? नहीं, बीएसपी का फ्यूचर अभी चंद्रशेखर कभी खराब नहीं कर सकते अगले 20 साल तक। हालांकि तब हो सकता है जब चंद्रशेखर को किसी बड़े 2, 4, 5 उद्योगपतियों का आर्थिक समर्थन मिल जाए। पार्टी केवल भाषण देने से और जमीन पे हुल्लड़बाजी से नहीं चलती है। आप चंद्रशेखर के बयानों को, चंद्रशेखर की कार्यप्रणाली को और चंद्रशेखर को देखेंगे, तब आपको लगेगा
कि चंद्रशेखर का फ्यूचर जो है वो बहुत छोटे छोटे चीजों पे कंप्रोमाइज्ड है। अब ध्यान से सुन लीजिए क्यों। वायु श्रेणी की सुरक्षा आपको लगता है कि ऐसे मुफ्त में मिली होगी उनको? आपको लगता है कि उनकी सीट उनके बहुत फेमस होने और उसकी वजह से निकल गई है? तो क्या दलित, आप महज अपनी एक सीट निकालने के लिए एक दलित आंदोलन को एक पद के लिए जब आप कंप्रोमाइज कर लिए, छोटे से पद के लिए, तो वो व्यक्ति लंबा सफर करेगा? आपको लगता है? सवाल ही नहीं उठता। बस यहीं पे बात कह रहा हूं मैं। बहन जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए कंप्रोमाइज किया, और वो भी हरजन एक्ट लगा के, और बीजेपी को कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर किया था। आप याद करिए पिछले चुनाव, उन्होंने अपने जनता के लिए, अपनी जनता जो थी, अपने जो दलित वोट बैंक थे, उनको, उनके हितों को नुकसान पहुंचा के किसी से कंप्रोमाइज नहीं किया था। सरकार की नीतियों को उठा के ध्यान दीजिए। तो किसी के भी सियासी सफर को या किसी भी करियर को देखने के लिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखना जरूरी होता है। ठीक है कहते हैं, प्रकाश जी, मैं आपको बता दूं, कहते हैं यदि अमीर दानी नहीं है और गरीब मेहनती नहीं है तो दोनों सरवाइव नहीं कर पाते हैं, नहीं सरवाइव कर पाएंगे, है ना? ठीक है, शुक्रिया प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आज हमने बीएसपी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है और उम्मीद करते हैं कि आपने कहा कि 27 में जबरदस्त फाइट होगी, तो जबरदस्त फाइट हो। आप जुड़े इस चर्चा में, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि बीएसपी कहाँ है ये सभी पूछ रहे हैं, लेकिन प्रकाश जी कह रहे हैं कि बीएसपी 27 में नजर आएगी कि बीएसपी कहाँ है और जबरदस्त तरीके से फाइट करेगी। मायावती की कुछ अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो फिलहाल थोड़ा सा साइलेंट मोड में है, लेकिन आप 3 बार से विधानसभा से बाहर हैं, प्रदेश की सत्ता से आप लोकसभा में शून्य हो गए हैं, तो आपको जल्दी बाहर आना होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं। खैर, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।